करने के लिए जूम में लॉगिन कर देता होगा, क्योंकि नहीं तो हमारे यहाँ से कॉल जाता होगा। हाँ सर, आजकल तो आता है हर रोज सर। कभी कभी बीच लेक्चर के बीच में आ जाता है, बाद में बोलते हैं स्क्रीनशॉट गिरा के भेजो। सही। तो नहीं आता सर हमें नहीं आता सर एक बार हो गया, 5 मिनट लेट हो गया था ना सर, तो सर कॉल आ गया था। नहीं आया तो पहले के 15 मिनट ऐसे नींद में रहते, फिर उठ जाता। सॉरी। मैंने कोई नहीं, सर आधे से ज्यादा मिस किया था तो भी फोन नहीं आया। नहीं आया फोन तुझे? नहीं सर। आज करवा दूं? सर नाम नोट कर दो, रोज फोन करना। नाम नोट कर लूं सर। सही यार, तुम लोग मस्त है, बढ़िया जिंदगी है यार तुम लोगों की। क्या मजाक करते हो सर? ये भी अरे कोई सही, मुझे देखना सुबह में कल रात को भी यही यूनिट डायमेंशन दुनिया का सबसे घटिया चीज पढ़ा रहा था, फिर सुबह पढ़ा रहा हूँ। तो ये भी कोई जिंदगी है। शुरुआत करनी पड़ती है सर। कोई नहीं यार, चलो सुनो, तुम लोगों को फिजिक्स का चाहे स्टेट बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो या दुनिया का कोई भी बोर्ड हो, पहला चैप्टर मिलता होगा यूनिट एंड डायमेंशन। सर 9th में मिलता था सर, 10th में नहीं था। क्या? अरे सर 11th की बात कर रहे हैं। अरे 11th की बात कर रहा हूँ, सुनना। तो जो पहला चैप्टर तुम लोगों को यूनिट्स एंड डायमेंशन मिलता है, इस चैप्टर के साथ प्रॉब्लम क्या है कि ये चैप्टर किसी काम का नहीं है। मतलब जेई पॉइंट ऑफ व्यू से तो किसी काम का नहीं है, बोर्ड में कुछ कुछ अपना चुदर बुदर पूछता रहता है। सर दिखावे के लिए पढ़ा रहे ना, मतलब तो बोर्ड में कुछ कुछ अपना पूछता रहता है और 90% जनता परेशान रहती है कि सर ये तो पढ़ाया ही नहीं, हमारा बोर्ड है, कैसे हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, पूरी दुनिया पलट जाएगी, लोग बाग लगे रहते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि यार इसका एक बार का लाइफ में पेन है, नहीं लेना चाहिए। तो ये पेन लेके मैं आप लोगों को यूनिट्स एंड डायमेंशन आज पढ़ाऊंगा। लेकिन डायमेंशन पार्ट से क्वेश्चन हर साल जेई में एक पूछ देता है, जेई मेंस में, एडवांस में नहीं देता। जेई मेंस में भी जो एक क्वेश्चन पूछता है वो क्या है कि पूरा फिजिक्स पढ़ने के बाद में होगा, क्योंकि इतने सारे फिजिकल क्वांटिटी हैं। अभी तक तो तुम लोग खाली एसयू एटी यही सब जानते हो। तो इसमें क्या है कि पूरी फिजिक्स पढ़ने के बाद इसको कैसे अप्लाई करते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर सब मिला के जो क्वेश्चन बनता है, तो एक क्वेश्चन कभी कभी जेई मेंस में आ जाता है। तो मैं आप लोगों को यूनिट डायमेंशन पढ़ाता हूँ। फर्स्ट पॉइंट टू बी नोटेड इज इट इज फॉर योर बोर्ड्स मोस्टली। सेकेंड पॉइंट, मोस्ट ऑफ द पार्ट इज थ्योरेटिकल, तो वो मैं लिखता जाऊंगा, लास्ट में नोट शेयर कर दूंगा, तब कॉपी करना, अभी कॉपी करने की जरूरत नहीं है। डायमेंशनल एनालिसिस वाला पार्ट इज जो कि आपको सीखना है, तो मैं बताऊंगा, वहां से कॉपी करना और वहां से प्रॉब्लम सॉल्व करना जहां से मैं बोलूंगा। ठीक है? ओके सर। सर हमारे इंटीग्रेशन का अभी क्या हुआ? फिर हम लोग ने एंटी डेरिवेटिव चालू किया था, उसका वो उड़ गया। अच्छा वो उतना ही था? पढ़ाऊंगा तो उसको एक बात में। इतना ही था। एक्चुअल में क्या है सर अभी तो कैलकुलस खत्म नहीं हुआ है सर, रामसेट में एग्जाम है इसलिए पढ़ा रहे। हाँ, कुछ स्कूल में क्या है ना, मतलब मैक्सिमम स्कूल कॉलेज में ये सब अभी पढ़ाते तो कुछ नहीं है, टेस्ट लेते हैं खाली। तो उन लोगों का एक टेस्ट है जिसमें कि और तो कुछ नहीं, ये यूनिट डायमेंशन आपसे पूछेगा, तो उसके लिए पढ़ा रहा हूँ और कुछ नहीं। समझ आया? कितने लेक्चर? एक ही लेक्चर लगेगा बस ठीक है। ये क्या है कि एक लेक्चर में फालतू चीज और एक लेक्चर में अच्छा चीज, मैक्सिमम 2 लेक्चर में इसको निपटा दूंगा। उसके बाद फिर दोबारा अपना मस्ती में आएंगे, इंटीग्रेशन और काम की चीज करेंगे। ठीक है? सर? तो इसको कैलकुलस के बाद ही लिखूं या गैप दे के लिखूं? क्या? अरे भाई नई बुक में लिख लेना, क्या जा रहा है? हाँ बोर्ड स्कूल कॉलेज स्कूल की बुक बना के लिख लेना, अभी क्लासेस की बुक में मत ले। ओ भगवान, बचा लो। चलिए, एनीवे, फिजिकल क्वांटिटी किसको कहते हैं?
एनीथिंग दैट That can be measured. बोलो किसको कहते हैं? शायद इसको मेजर कर सकते हैं। जिसको मेजर कर लेंगे वो फिजिकल क्वांटिटी होगा, हाँ और जिसको मेजर नहीं करेंगे वो कुछ होता है सर, पता नहीं। सर पता है सर, याद नहीं आ रहा सर वो वर्ड। तो याद नहीं आ रहा वर्ड। नॉन फिजिकल एग्जाम्पल बताओ जिसको मेजर नहीं कर सकते हैं। इमोशन, रोना, क्या? हैप्पीनेस वगैरह, फीलिंग्स। इमोशन, इमोशन, इमोशन सर, इमोशन। बहुत अच्छा। किधर ला रहा है? चलो काम की बात सुनो। फिजिकल क्वांटिटी जो आप लोग जानते हैं विच कैन बी मेजर्ड, वहां तक तो सही है, बट मेजर करने का दो तरीका होता है। एक तरीका होता है कि हम लोग किसी इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर लें, हाँ सर। है ना, जैसे कि स्पीड निकालने के लिए लेंथ वाले इंस्ट्रूमेंट से, टाइम घड़ी से मेजर कर ले तो मुझे स्पीड मिलेगा, ऐसा कुछ। तो विच कैन बी मेजर्ड बाय इंस्ट्रूमेंट and by means of which we can describe law of physics, means फिजिक्स के लॉ को डिफाइन करने के लिए उस तरह के फिजिकल क्वांटिटी की जरूरत होती है, उसको हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। ठीक है, तो ये फिजिकल क्वांटिटी का डेफिनेशन आपको याद रखना है, बोर्ड के लिए याद क्या रखना है, समझना है। इंस्ट्रूमेंट का मतलब ये होता है कि जैसे मान लो किसी चीज से मैंने मास मेजर कर लिया और ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन मेजर कर लिया, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके फोर्स भी मेजर हो जाएगा। तो ये फोर्स भी फिजिकल क्वांटिटी है, बट ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर इक्वेशन से हम लोग फोर्स डायरेक्टली मेजर नहीं कर रहे हैं किसी इंस्ट्रूमेंट से। ये बात समझ आ रही है? हाँ सर। मेजर हम लोग मास और एक्सीलरेशन कर रहे हैं और उसको मल्टीप्लाई करके फिजिक्स का रूल लगा के हम लोग फोर्स मेजर कर रहे हैं, तो ये फोर्स भी फिजिकल क्वांटिटी हो गई। तो सब कुछ इंस्ट्रूमेंट से ही मेजर होगा ऐसा नहीं है, फंडामेंटली कुछ क्वांटिटी इंस्ट्रूमेंट से मेजर होगी और बाकी क्या है कि फिजिक्स के लॉ से हम लोग उसको कैलकुलेट करेंगे। तो मेजर करना और कैलकुलेट करना दो अलग अलग चीजें होती हैं। ये बात समझ आ रही है? हाँ सर। हाँ सर। तो मेजरेबल ही केवल फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, मेजर करके फिजिक्स का लॉ लगा के जिसको कैलकुलेट कर सके वो भी फिजिकल क्वांटिटी है। कोई डाउट किसी को? नो सर। अब ये जो फिजिकल क्वांटिटी है इसको ब्रॉडली हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। इसमें से एक को कहते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, दूसरे को कहते हैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी और तीसरे को कहते हैं सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। ये तीनों फिजिकल क्वांटिटी, फिजिक्स में जितने भी फिजिकल क्वांटिटी यूज होते हैं उन सारे फिजिकल क्वांटिटी को इसी तीनों में से किसी न किसी कैटेगरी में रखा जाता है। क्या पर्पस है, कैसे कैटेगराइजेशन होता है, बस सिखा रहा हूं 2 मिनट में। ठीक है, तो लिखना मत, मैं नोट शेयर कर दूंगा आपको, घर में बैठ के लिखना, जहां से लिखना होगा मैं बताऊंगा। तो ये 3 कैटेगरी हो गई आपकी फिजिकल क्वांटिटी की। एक ये फंडामेंटल, क्या होता है अभी सीखेंगे। दूसरा ये डिराइव्ड, और तीसरा सप्लीमेंट्री। तो ये जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, नाम सुन के ही लगता है कि लिटरल मीनिंग फंडामेंटल का जो होता है वही है। मीन्स ये जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है इसका दूसरा नाम बेस क्वांटिटी भी है। ठीक है,
हाँ हाँ सर। अच्छा, तो एक सेकेंड। तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का मतलब ये होता है कि ये जो क्वांटिटी है, जैसे फिजिकल क्वांटिटी टोटल तो इनफाइनाइट है, कुछ भी कर लो, मास, वेलोसिटी, हाँ एक्सीलरेशन, फोर्स, इंपल्स, मोमेंटम, दुनिया जहान, करंट, हीट, व्हाटएवर। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज तो बहुत है, लेकिन उसमें से कुछ क्वांटिटी को लोगों ने मिलकर, लोगों ने मतलब साइंटिस्ट लोगों ने मिलकर आर्बिट्ररी डिफाइन किया। आर्बिट्ररी का मतलब होता है कि बहुत ज्यादा थॉट प्रोसेस इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन एक सेट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी को इन लोगों ने कैटेगराइज किया और कहा बाकी जितने फिजिकल क्वांटिटी है वो इसी सबसे मिलके बने हैं। ठीक है, तो वो हाँ सर सेट ऑफ समझा। फिजिकल क्वांटिटी है जिसको कि हम लोग फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं, या एब्सोल्यूट फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं, या बेस फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। समझा कोई सर। दिक्कत? नहीं सर, तो मतलब certain फॉर्मूला में यूज करते वही ना सर, जो क्वांटिटीज जैसे इनिशियल वेलोसिटी वो सब कुछ। क्या करते हैं? तो मतलब फॉर्मूलाज के अंदर जो हम लोग लॉस के अंदर जो यूज करते हैं, जो का एक्सेलरेशन, नहीं नहीं वो वो नहीं, सब कुछ। हाँ गलत समझ गया, तो बताता हूँ। तो इसमें से कुछ फिजिकल क्वांटिटी को चूज किया गया, जो फिजिकल क्वांटिटी एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। ठीक है, और बाकी जितने फिजिकल क्वांटिटी है उसको डिफाइन करने में यूज होता है। तो ये जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, इसको जनरल बॉडी ऑफ वेट एंड मेजर में लोगों ने एक्सेप्ट किया। तो ये जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है उसकी प्रॉपर्टी ये होती है कि बाकी जितने फिजिकल क्वांटिटी है उस सब को हम इसी के टर्म में एक्सप्रेस करते हैं, और दूसरा ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होता है। तो ऑल अदर क्वांटिटीज may be expressed in terms of fundamental quantities and they are mutually exclusive, they are independent of each other. ठीक है, अब ये जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी लोगों ने मिलकर डिसाइड किया, तो ये सेट कांस्टेंट है, इसको आप अपने मन से मैनिपुलेट नहीं कर सकते। टोटल 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, और वो 7 फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटी का जो सेट है वो कांस्टेंट है। उसमें आप अपने मन से न कोई एक ऐड कर सकते हैं और न कोई उसमें से आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। समझे मेरी बात? हाँ सर। तो ये सेट ऑफ 7 क्वांटिटीज हैं जिनको कि हम लोग फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की कैटेगरी में रखते हैं। हम लोग नहीं, साइंटिस्ट लोगों ने रखा है, और इसको हम लोग कोई मैनिपुलेशन नहीं कर सकते, ये हम लोगों को एज इट इज लेना पड़ेगा। ये जो 7 फिजिकल क्वांटिटी है, इस 7 फिजिकल क्वांटिटी में मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ये लिस्ट है। जो लिस्ट आपको, आप इसमें कोई दिमाग नहीं लगा सकते, ये लिस्ट आपको याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, हाँ इसमें सर। कोई दिमाग लगाने का स्कोप नहीं है। यही 7 है, न 7 से ज्यादा न 7 से कम, न इसमें आप कुछ ऐड कर सकते हैं, ना आप इसमें कुछ सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये जो 7 क्वांटिटी का सेट है ये सैक्रोसेंट है, इसमें आपके हाथ में कुछ करने का नहीं है। कितना भी फिजिक्स सीख लो, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। आई बात समझ में? हाँ सर। इसमें से मोस्ट ऑफ द थिंग आपको पता होगा। मास किसको कहते हैं? सेंस है ना। लेंथ किसको कहते हैं? मास किसको कहते हैं? टाइम किसको कहते हैं? करंट किसको कहते हैं? टेम्परेचर किसको कहते हैं? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस किसको कहते हैं? मोल। मोल को कहते हैं। वेरी गुड। और मोल कॉन्सेप्ट में मोल पर तो बहुत कुछ पढ़ा होगा, मेरे से ज्यादा आता होगा तुम्हें। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ये टर्म शायद आपके लिए नया होगा। नहीं सर, कैंडेला तो यूनिट होता है, बट होता क्या है ल्यूमिनस इंटेंसिटी? सर हमने नहीं पढ़ा। ब्राइटनेस ऑफ लाइट। ब्राइटनेस ऑफ लाइट। ब्राइटनेस सर आप समझा दीजिए एक बार। फोटॉन्स पर स्क्वायर एरिया।
हाँ बराबर, फोटॉन्स पर स्क्वायर एरिया। क्या होता है? फोटॉन्स पर फोटॉन स्क्वायर यूनिट। स्क्वायर एरिया। अच्छा ठीक है, देखते हैं, मैं भी सीख लूंगा। ठीक है, जो भी अभी सबका डेफिनेशन मैं आपको बताऊंगा। तो ये हो गया फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की कहानी। जो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी होती है वो कॉमन सेंस से, नाम से ही समझ में आता है कि उसको हम लोग डिराइव किया। ये जो जितने फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है या बेस फिजिकल क्वांटिटी है उसको कंबाइन करके डिराइव करते हैं। कैसे? एग्जांपल में अभी सिखाता हूं। तो जो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है, इन फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के मदद से एक्सप्लेन कर पाते हैं। कैसे? एग्जांपल से बताता हूं, 2 मिनट में। तो ये कुछ एग्जांपल है, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, फोर्स, मोमेंटम, प्रेशर। कैसे? एक एग्जांपल चेक कर लेते हैं। सपोज मैं स्पीड का एग्जांपल लेता हूं। तो जो स्पीड है वो क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। हाँ सर। किसी भी चीज का डिस्टेंस होगा वो तो हम लेंथ से ही मेजर करेंगे। हाँ सर। हाँ सर। और टाइम, तो ये हाँ। जो स्पीड है अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये स्पीड जिन दो चीजों पर डिपेंड करता है वो है लेंथ और टाइम, जो कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी ही है फर्स्ट और थर्ड नंबर पे। हाँ सर। तो ये जो स्पीड हो गया ये हो गया मेरा डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, क्योंकि ये लेंथ और टाइम मिलकर डिराइव्ड होता है। हाँ सर। समझे आप? यस सर। सर। जबकि इसमें से लेंथ और टाइम ये दोनों फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हो गए। यस हाँ सर। सर। कोई दिक्कत किसी को? नो सर। ठीक वैसे ही वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, फोर्स, मोमेंटम, प्रेशर, जो मन में आए बोलो, फाइनली वो इसी 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से मिलकर ही बना होगा। ठीक है? यस सर। यस। इन सब के अलावा एक होता है सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी है जिसका कि एज सच प्राइमा फेसी देखने जाए तो कोई यूनिट या डायमेंशन हमें दिखाई नहीं देगा, लेकिन फिजिक्स को एक्सप्लेन करने में उसकी बहुत जरूरत होती है। तो उसकी बहुत जरूरत होती है तो क्या करते हैं कि उसको डिफाइन कर देते हैं। मतलब उसको एक मतलब दो ही सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी है। उस सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी को अपने मन से एक यूनिट हम लोग दे देते हैं, लेकिन एज सच गोइंग बाय द लॉजिक उसका कोई डायमेंशन दिखाई देता नहीं है। लेकिन बहुत सारे फिजिकल फेनोमेना में उसकी जरूरत पड़ती है। तो ऐसे दो ही फिजिकल क्वांटिटी है, न कम न ज्यादा। एक है आपका प्लेन एंगल जिसको एंगल बोलते हैं आप लोग, और दूसरा है आपका सॉलिड एंगल। ये कैसे है ये दोनों का डेफिनेशन मैं बताता हूं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि सप्लीमेंट्री क्वांटिटी का यूनिट होता है बट डायमेंशन नहीं होता है। यूनिट होता है का मतलब यूनिट हम लोगों ने असाइन किया है। देखने जाएंगे तो हम लोगों को उसका कोई यूनिट दिखेगा ही नहीं। तो हम लोगों ने यूनिट असाइन किया है तो हम लोग में साइंटिस्ट ने, क्योंकि फिजिक्स में या आगे साइंस में इस फिजिकल क्वांटिटी की जरूरत पड़ती है, इसको मेजर भी करते हैं, लेकिन फंडामेंटली कोई यूनिट दिखाई नहीं देता है। तो हम लोगों ने उसको यूनिट दे रखा है, लेकिन उसका डायमेंशन नहीं होता है। और इसमें भी न कम न ज्यादा ऐसे फिजिकल क्वांटिटी दो ही हैं, है ना? ऐसे फिजिकल क्वांटिटी दो ही हैं, न कम न ज्यादा। अब ये जो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी होते हैं, मैंने अभी आपको कह दिया कि ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड करते हैं। तो एक्चुअल में कुछ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी फंडामेंटल और सप्लीमेंट्री दोनों पे डिपेंड करते हैं।
तो ये जो सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी है, इसको बहुत जगह पर बहुत सारे बुक में फंडामेंटल की कैटेगरी में भी रख देते हैं नीचे सप्लीमेंट्री लिख के, लेकिन अच्छा है कि तीनों को हम लोग अलग अलग समझें। अब सप्लीमेंट्री का एक्चुअल मीनिंग क्या है उसके लिए देखिए, सबसे पहले मैं आपको प्लेन एंगल सिखाता हूं। ये जो प्लेन एंगल है, ये जो प्लेन एंगल है, इस प्लेन एंगल का डेफिनेशन जब आप पहली बार क्लास 6-7 में पढ़े होगे तो एक बार याद करो कैसा होता था। इस प्लेन एंगल का डेफिनेशन ऐसा होता था कि अगर किसी रेडियस वेक्टर को ऐसे, सपोज ये कोई लेंथ है, इस लेंथ को अगर हम यहाँ रोटेट कर दें तो ये जो आर्क फॉर्म होता है, ये आर्क, इस आर्क का जो लेंथ है L और ये जो हमारा रेडियस वेक्टर है, इन दोनों का जो रेशियो है उसी को प्लेन एंगल थीटा कहते हैं। पढ़े थे बचपन में? हाँ सर। यस सर। तो जब आप इस प्लेन एंगल थीटा को देखेंगे तो दिस थीटा इज रेशियो ऑफ L अपॉन R। यस सर। अब ध्यान से सोचो, तो L लेंथ है, हाँ R भी लेंथ है, हाँ सर। तो L अपॉन R का कोई यूनिट होना ही नहीं चाहिए, लेंथ अपॉन लेंथ कैंसिल हो जाना चाहिए। हाँ सर। बट इसको हमने अपने मन से कुछ यूनिट असाइन कर रखा है, रेडियन। तो जो उसका SI यूनिट है वो रेडियन है। हाँ हाँ सर। सर, रेडियन। अदर कॉमनली यूज यूनिट में डिग्री भी होता है, मिनट भी होता है, सेकंड भी होता है, बहुत कहानी है, बट ये रेडियन इसका SI यूनिट है। तो फंडामेंटली अगर आप देखोगे तो इसका कोई डायमेंशन, मतलब लेंथ अपॉन लेंथ है, तो लगता है कोई यूनिट होना नहीं चाहिए। हाँ ये सर। बात समझ आई? हाँ सर। ठीक वैसे ही सॉलिड एंगल, यही दो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी ऐसे हैं सप्लीमेंट्री, जिनका कि देखने में एज सच कोई यूनिट दिखता नहीं है, लेकिन फिजिकल फिनोमेना को डिफाइन करने में उसका बहुत रोल होता है। तो हम लोगों ने मतलब साइंटिस्ट ने उसको एक यूनिट असाइन कर दिया है, बट स्टिल दे आर डायमेंशनलेस क्वांटिटी। डायमेंशन अभी सीखेंगे क्या होता है। सॉलिड एंगल का डेफिनेशन देखो। सॉलिड एंगल क्या होता है कि आइसक्रीम का कोन देखा है तुम लोग? हाँ सर। यस सर। तो ये मान लो कि कोन वाला आइसक्रीम है आपका, तो इस कोन वाले आइसक्रीम का ये जो टॉपिंग है कर्व्ड सरफेस एरिया ऊपर का, तो ये जो ऊपर का कर्व्ड सरफेस एरिया है वो इसके बेस में देखोगे तो एक 3 डायमेंशनल एंगल बना रहा होगा। हाँ सर। तो ये जो 3 डायमेंशनल एंगल है इसी को सॉलिड एंगल कहते हैं। तो जैसे प्लेन एंगल का डेफिनेशन होता है थीटा इज इक्वल टू L बाई R, वैसे ही इस सॉलिड एंगल का डेफिनेशन होता है कि ये जो कर्व्ड सरफेस एरिया है आपका, ये एरिया अपॉन R स्क्वायर, ये आपका सॉलिड एंगल कहलाता है। स्टेरेडियन। ठीक है, इस सॉलिड एंगल को भी ध्यान से देखोगे तो एरिया मीटर स्क्वायर है ना, हाँ सर। नीचे R स्क्वायर मीटर स्क्वायर, तो देखने से लगता है कि इसका भी कोई डायमेंशन यूनिट नहीं होना चाहिए, यूनिटलेस क्वांटिटी, बट इसको भी एक यूनिट दिया गया जिसको स्टेरेडियन कहते हैं। रेडियन के पीछे ST लगा दो, ये इसका SI यूनिट है। इसका यूज हम लोग अगले साल जब हम लोग फिजिक्स पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, वहां पर इस फिजिकल क्वांटिटी का जबरदस्त यूज होने वाला है। ठीक है, तो ये फिजिकल क्वांटिटी आपका जो है वो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी की कैटेगरी में आता है। अभी आप ये समझ लीजिए। सर ये जो
स्टेरेडियन है ये डिस्टेंस बिटवीन एंगल, अगर कोई भी प्लैनेट रहेगा। क्या 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 फिर से बोलो। क्या बोल के चले गए, कुछ सुना नहीं, फिर से बोलो। डिस्टेंस बिटवीन, बोलना भाई। वो कुछ प्लेनेट के बारे में बात कर। प्लैनेट इतना नहीं आता मुझे, इतनी फिजिक्स। हाँ क्या कहाँ चला गया बड़ी बड़ी बात करके। खोजने गया रहेगा प्लेनेट को। चलो अब तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी मेजर होता है सर जब हम मेजर करेंगे। हाँ बोलो। सर स्टेरेडियन लाइक कोई भी दो प्लैनेट्स के बीच में अगर जो एंगल रहेगा, डिस्टेंस वगैरह, वो फाइंड करने के लिए भी यूज होता है ना स्टेरेडियन। एस्ट्रोफिजिक्स में ज्यादा यूज होता है सर, एस्ट्रोनॉमी एस्ट्रोफिजिक्स में। मैंने नहीं पढ़ा बेटा इतना फिजिक्स, तुमने पूछ पढ़ा है कहाँ? वही, वरना सर अभी प्लेनेट पे होते हाँ दूसरे। सर अगर प्लैनेट है समझो अर्थ है, हाँ, और अगर कोई डिस्टेंट में कोई प्लैनेट या कोई स्टार है तो उसमें लाइक अभी समझो आज के दिन में हम लोग ने उसमें लाइट फेंका, डिस्टेंस कैलकुलेट किया बराबर, और थोड़े महीने के बाद व्हेन अर्थ का ऑर्बिट के अकॉर्डिंग अगर अर्थ का प्लैनेट, अर्थ का जो कोऑर्डिनेट है वो शिफ्ट होता है, उसके बाद हम लोग वही प्लैनेट पे फिर से लाइट फेंकते हैं, और फिर जो एंगल जो क्रिएट होता है, सॉलिड एंगल क्रिएट होता है, वो उससे फिर वो डिसाइड करते हैं वो क्या डिस्टेंस वगैरह वगैरह। वाह यार, सही, वेरी गुड। होता होगा, मुझे नहीं पता, मैंने कभी प्लेनेट पे लाइट थ्रो नहीं किया बेटा। थोड़ा आंसर वगैरह होता है। बहुत यूज होता है, कहने का मतलब, एक नंबर। कहने का मतलब घबराओ नहीं, बहुत जगह एस्ट्रोफिजिक्स ही रही। सर एक बार ऊपर जाके दिखाओ ना। हाँ सर, एस्ट्रोनॉमी एस्ट्रोनॉमी एस्ट्रोफिजिक्स एस्ट्रोनॉमी। सुनने मेरी बात भी सुन लो, थोड़ी बहुत मैंने भी पढ़ाई करी है। यस सर। ये जो एस्ट्रोफिजिक्स है ना बेटा, एस्ट्रोफिजिक्स एस्ट्रोनॉमी वही नहीं, वो सब तो है ही। ये जितने फिजिकल क्वांटिटी, सॉलिड एंगल या कुछ भी पढ़ते हो, ये हर जगह यूज होता है। यस सर। हर जगह मतलब नॉर्मल क्लासिकल मैकेनिक्स में भी इसका यूज मिलेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अगले साल तो जबरदस्त पढ़ेंगे। यस तो सर। केवल एस्ट्रोफिजिक्स नहीं, हर साइंस में यूज होता है ये, केमिस्ट्री में भी यूज होता है ये। जहाँ पर हम लोग किसी भी क्या बोलते हैं उसको, सर ऊपर स्क्रॉल करो ना। सॉलिड का स्ट्रक्चर डिजाइन करते हैं, वहां भी यूज होता है। तो ये ऐसा नहीं है कि इसमें बहुत जगह यूज होता है, टेंशन मत लो। डिनाई नहीं कर रहा, सिर्फ बता रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ कि वैसा भी यूज होता है ना। हाँ हाँ होता है। जैसे किसी चीज का मास मैंने कैलकुलेट किया और मुझे मिल गया 50 kg, तो यहाँ पर ये जो kg है, ये kg हो गया यूनिट। हाँ सर। और ये जो 50 है ये हो गया मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड। तो हर फिजिकल क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड और यूनिट ऑफ मेजरमेंट दोनों होता है। जैसे जैसे यूनिट ऑफ मेजरमेंट चेंज होता जाएगा, वैसे वैसे उसका मैग्नीट्यूड भी चेंज होता जाएगा। हाँ सर। हाँ कॉमन सेंस है। हाँ सर। अब ये सब मुझे नहीं आता है, तुम लोग बुक से पढ़ लेना कि 1 मीटर इज 100 सेंटीमीटर, 1 किलोमीटर इज 1000 मीटर, इस तरह के जो डिफरेंट यूनिट्स हैं ये सब आप खुद से पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा ये सब जो स्कूल में पढ़े होंगे, यूनिट, सिस्टम ऑफ यूनिट में एसआई यूनिट, एफपीएस यूनिट, एमकेएस यूनिट, ये सब आप खुद से पढ़िएगा, ठीक है? हाँ सर क्या तो सर आज तक मालूम नहीं गिरा सर, वो एमकेएस यूनिट क्या क्या? हाँ सर, ऐसा यूनिट पता है सर क्या होता है, उसके बाद के सर यूनिट एमकेएस यूनिट नहीं मालूम सर। क्या नहीं मालूम? एसआई यूनिट में मास का केजी होता है, हाँ। एफपीएस में पॉन्ड होता है, एसआई में डिस्टेंस लेंथ होता है, उसमें फीट होता है। नाम ये एफपीएस, फुट पॉन्ड सेकेंड। हाँ फुट पॉन्ड। सर आज पहली बार सर इसका फुल फॉर्म भी जाना। अरे वाह यार, में तो नहीं पूछते ना सर, था ही नहीं हम लोग एसएससी में। हाँ सर, ऐसा कुछ नहीं, हम लोग रहते ही है सर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो ये सब आप पढ़ लीजिएगा, वो मैं नहीं बताता, मुझे नहीं आता वो सब। हाँ सर ठीक है।
ठीक है। कोई अब ये जो आपके फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है जिसमें कि मास, केजी, मीटर पर सेकेंड ये सब आता है, इस सब को खुद सोचो, कोई तो डिफाइन किया होगा ना शुरू में कि इतने को ही 1 kg कहेंगे, इसी लेंथ को 1 मीटर कहेंगे। ये तो अपने मन से आर्बिट्ररी लेने से काम चलेगा नहीं, यस सर। है ना? नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। दिक्कत कैसी होगी? तो दिक्कत ऐसी होगी जैसे तुम लोग घर में या कहीं कहीं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर, फेसबुक पर पढ़ता रहता है कि इंडिया में बहुत पहले अर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस रामायण में बता दिया था वाल्मीकि जी ने। ये सब सुनते रहते हो ना? यस सर। या फलाना ये एटम मोल वोल हमारे कोई ऋषि मुनि ने बहुत पहले बता दिया था। ये सब चीजें सुनते रहते हो तुम? यस सर। हाँ सर। तो जब बता दिया था तो दुनिया एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रही है? इसीलिए कि बताने का तरीका अलग था, है ना? कोई दुनिया में इसको 1 मीटर कहता है, तुम्हारा इसका नाम कुछ और है, तुम्हारा 1 मीटर उसके 1 मीटर हमको से कम या संस्कृत ज्यादा है। तो ये यूनानिमिटी लाने में दिक्कत होती है। तो साइंस को आगे डेवलप करने में एक साथ थोड़ा सा हम लोगों को ये सोचना पड़ेगा कि अगर इस क्वांटिटी को 1 kg कहते हैं या 1 मीटर कहते हैं या 1 सेकेंड कहते हैं तो पूरी दुनिया में उसी को कहेंगे, तब जाके साइंस अक्रॉस द ग्लोब डेवलप हो पाएगा। हाँ सर। तो ये जो सोसाइटी ऑफ वेट एंड मेजर है, ये सोसाइटी ऑफ वेट एंड मेजर ने क्या किया, ये जो 7 फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटी हैं, इन सबको स्टैंडर्डाइज कर दिया कि इसी लेंथ को 1 मीटर कहेंगे, इसी को ऐसा कहेंगे, ये सब। तो वो एक बार का स्टैंडर्डाइजेशन किया हुआ है जो हम लोगों को पढ़ना है। इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, इसमें आप कोई एडिट नहीं कर सकते। ये समझ लीजिए कि साइंस का गॉस्पेल ट्रुथ है ना? अब क्या है कि इसको रटने की भी जरूरत नहीं है। जैसे बुक में कभी आपसे कोई इतना प्रिसाइजली पूछेगा नहीं, लेकिन हाँ मोटे तौर पर आपको ये पता होना चाहिए कि कौन किस चीज पर डिपेंड करता है। जैसे मैं एक एक करके बताता हूँ। लेंथ है, अगर ध्यान से देखो, एक मिनट, जैसे लेंथ है अगर, तो सबसे पहला आ गया लेंथ। लेंथ को फाइनली 19, उससे पहले अलग डेफिनेशन था, 1983 में इसके डेफिनेशन को चेंज किया। इसका डेफिनेशन नया बना दिया कि लाइट वैक्यूम में इतने सेकेंड में, अब ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू है ये आपको रटने की जरूरत नहीं है, कोई नहीं पूछेगा। हाँ सर। है ना? इतने सेकेंड में लाइट जितना डिस्टेंस वैक्यूम में ट्रेवल करेगा उसी को हम लोग 1 मीटर बोलेंगे। ठीक है? हाँ सर। तो बोलोगे अभी ये पढ़ क्यों रहे हैं, याद नहीं करना? इतना नहीं याद करना, आपको सिर्फ ये बताना है कि लेंथ को किस टर्म में डिफाइन किया गया है। तो हम लोग कहेंगे लेंथ हैज बीन डिफाइंड विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम। ये कोई नहीं पूछेगा, ये जो वैल्यू देख रहे हो। समझ गए? हाँ सर। तो लेंथ डिपेंड्स ऑन पाथ ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम। ये कोरिलेशन आपको याद करना है, समझे? हाँ सर। ठीक हाँ, वैसे ही मास, मास का लेटेस्ट डेफिनेशन आपको 1889 में चेंज किया गया। तो हुआ क्या कि फ्रांस के लेबोरेटरी में प्लैटिनम और इरिडियम का एक सर्टेन ऑब्जेक्ट है, उसका जो मास है उसी को 1 kg कहते हैं। ठीक है? तो प्लैटिनम इरिडियम का एक एलॉय है, उसको स्टैंडर्ड बना दिया गया है और कहा कि वो जितने वेट का है उसी को हम लोग 1 kg मास कहेंगे। ये फ्रांस के लेबोरेटरी में रखा हुआ है। आई बात समझ में? सर हाँ सर तो पिछले साल की न्यूज है कि जो ये इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स है ना, उन्होंने मास की डेफिनेशन चेंज करके प्लैंक्स कांस्टेंट किया। प्लैंक्स कांस्टेंट को बिल्कुल बिल्कुल भाई साहब, मुझे भी पता है। मैं उसको वही कोट करूंगा जो आपके टेक्स्ट बुक में आ चुका है। ओके सर। साइंस कैसे डेवलप होता है? तो साइंस पहले
थ्योरी प्रपोज किया जाता है, हाँ धीरे सर। धीरे लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं, सारे साइंटिफिक कम्युनिटी में अक्रॉस द ग्लोब जब एक्सेप्ट हो जाता है, यूज हाँ होने सर। लगता है, यूज होने के बाद कोई डिस्क्रिपेंसी नहीं आती है, तब जाके वो टेक्स्ट बुक में का पार्ट बनता है। ओके सर। इसीलिए देखोगे जितने डेफिनेशन है सबके साथ ईयर लिखा हुआ है कि ये हाँ कब सर। एस्टेब्लिश हुआ। ओके ओके सर, यस सर। ठीक है। हाँ सर। थर्ड टाइम, तो टाइम का जो भी ड्यूरेशन है ऐसा इतना पीरियड 9 लाख इतना कुछ लिखा हुआ है, ये सब वैल्यू आपको नहीं याद रखनी है। आपको ये याद रखनी है कि सीजियम का एक एटॉमिक क्लॉक है, उस एटॉमिक क्लॉक से रिलेटेड 1 सेकेंड टाइम का डेफिनेशन है, ये आपको याद रखना है। ये जो वैल्यू दिया हुआ है ये 9192631770, ये वैल्यू किसी को नहीं याद रहता है। आई बात समझ में? यस सर। तो ये जो सीजियम 1 तुम लोगों को एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ाया गया होगा ना बेटा, कि हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल तक इलेक्ट्रॉन खुद ट्रांसफर होता है। उस प्रोसेस में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है वो रेडिएशन की वैल्यू hc/लैम्डा के बराबर होती है। ये सब कहानी। यस सर। हाँ सर। हाँ, तो वो सब जो कहानियां हैं उसी कहानी में जो सीजियम एटम है, उस सीजियम एटम में जो आपका मेटास्टेबल स्टेट से इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है, उसमें जो रेडिएशन निकलता है, उस रेडिएशन में जो टाइम लगता है, उस टाइम के बेसिस पर 1 सेकेंड टाइम को डिफाइन किया गया है। फिजिक्स के लैंग्वेज में इसको सीजियम का एटॉमिक क्लॉक भी बोलते हैं। क्लियर? यस सर। इसके डेफिनेशन में ये सब जो न्यूमेरिकल वैल्यूज लिखी हैं ये याद करने की जरूरत नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। तो ये सब मैं बता रहा हूँ, ये देख के डरिए मत, ये इतने बड़े बड़े वैल्यूज नंबर मुझे याद रखने हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। इसके बाद इलेक्ट्रिक करंट, तो जब हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिज्म में तो वहां पर देखेंगे जब भी दो करंट कैरिंग कंडक्टर एक दूसरे के आसपास होता है तो दोनों एक दूसरे पर फोर्स लगाता है। अगर करंट का डायरेक्शन पैरेलल है तो वो फोर्स अट्रैक्टिव नेचर का होता है, एंटी पैरेलल है तो रिपल्सिव नेचर का होता है। ये जो इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर है वो इसी फंडामेंटल फैक्ट के बेसिस पर डिफाइन किया गया है रिसेंटली मतलब 1948, मतलब साइंस के लैंग्वेज में ये रिसेंट ही हुआ, समझे? यस सर। तो 1948 में तो इसका डेफिनेशन ऐसा है कि अगर हम दो इनफाइनाइट करंट कैरिंग कंडक्टर को अगर 1 मीटर के सेपरेशन पर रखते हैं और दोनों में इक्वल करंट इस तरह से फ्लो करते हैं कि फोर्स पर यूनिट लेंथ 2 × 10⁻⁷ न्यूटन से दोनों वायर एक दूसरे में अट्रैक्ट होता है, तब वो जो करंट है उस करंट को हम लोग 1 एम्पियर बोलेंगे। एक्चुअल में दो करंट कैरिंग कंडक्टर वायर के बीच में फोर्स कितना लगता है ये हम लोग न्यूमेरिकली कैलकुलेट भी करते हैं मैग्नेटिज्म चैप्टर में। 1 साल के बाद हम लोग इसको भी पढ़ेंगे। ये कैलकुलेट कैसे होता है। ठीक है। यस। फिफ्थ, टेम्परेचर केल्विन। ये यूनिट डायमेंशन पहला चैप्टर है ना, तो पहला चैप्टर ये बताएगा कि पढ़ना क्या है। ओके। टेम्परेचर, तो टेम्परेचर का ऐसा यूनिट केल्विन है, ये सबको मालूम है। अब 1 केल्विन टेम्परेचर को इसको भी 1967 में ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर के रेस्पेक्ट में डिफाइन किया गया। तो आपको वैल्यूज नहीं याद रखनी है, आपको सिर्फ ये याद रखनी है कि जो थर्मोडायनामिक टेम्परेचर है इस टेम्परेचर के डिफाइन करने का बेसिस क्या है, तो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर है। उसी तरह अमाउंट ऑफ सबस्टेंस मोल, 1 मोल वो कार्बन 12 पर डिपेंड करता है, ये तो लोग पढ़े होगे। हाँ सर, 1/12। हाँ वेरी गुड, तो ये मोल कॉन्सेप्ट में पढ़े ही हैं। 7th, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, जिसको आप लोग ब्राइटनेस ऑफ लाइट कह रहे थे। तो थोड़ा मैं समझा दूं ब्राइटनेस ऑफ लाइट का मतलब क्या होता है।
ब्राइटनेस ऑफ लाइट का मतलब होता है जैसे तुम्हारे घर में मान लो 60 वॉट का बल्ब है ना? हाँ सर। बल्ब पर लिखा हुआ देखा है 60 वॉट। हाँ सर। हाँ सर। तो इसका मतलब है कि उससे 60 जूल पर सेकेंड एनर्जी निकल रही होगी। हाँ सर। हाँ सर। और अगर बल्ब स्फेरिकल शेप का है तो वो एनर्जी चारों ओर निकल रही होगी 3 डायमेंशन में। हाँ सर। है ना? तो वो जो रेडिएशन है उस रेडिएशन की इंटेंसिटी मतलब एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया और पर यूनिट डायरेक्शन मतलब पर यूनिट सॉलिड एंगल, ये जो टर्म है इसको हम लोग ल्यूमिनस इंटेंसिटी कहते हैं। समझे कुछ? हाँ सर समझा। एक बार वापस बोल सकते हो? देखो जैसे आपके घर में मान लीजिए जैसा मैंने कहा कि आपके घर में 60 वॉट का बल्ब है, इसका मतलब है उसमें से 60 जूल पर सेकेंड एनर्जी रिलीज हो रही है। हाँ सर। वो एनर्जी कहाँ से रिलीज हो रही है? तो बल्ब के सरफेस से रिलीज हो रही है। हाँ सर। किधर जा रही है? तो सारे डायरेक्शन में जा रही है। हाँ सर। हाँ सर। तो ये जो उसकी इंटेंसिटी है ना, वो इंटेंसिटी पर यूनिट डायरेक्शन जितनी होती है उसको हम लोग ल्यूमिनस इंटेंसिटी कहते हैं। अच्छा। ओके सर, समझ गया। हाँ सर समझे आप लोग? हाँ सर। तो वो जो 1 यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी है उस 1 यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी को कैंडेला कहते हैं। क्लियर है? अब इस कैंडेला का स्टैंडर्डाइजेशन किया गया है। ये डिपेंड करता है कि जैसे तुम लोग केमिस्ट्री में पढ़ चुके हो कि कोई भी रेडिएशन में एनर्जी इज h इंटू सी बाई लैम्डा। सी बाई लैम्डा इज फ्रीक्वेंसी, है ना? है ना? हाँ सर। 540 इंटू 10⁻12 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी यूनिट डायरेक्शन में 1/683 वॉट। वॉट मतलब जूल पर सेकेंड। तो देखो जूल पर सेकेंड पर स्टेरेडियन, जो इतना जूल पर सेकेंड पर स्टेरेडियन होता है उसको हम लोग 1 ल्यूमिनस इंटेंसिटी दैट इज 1 कैंडेला कहते हैं। आई बात समझ में? मैं फिर कह रहा हूं ये वैल्यूज आपको नहीं याद रखनी है, आपको फंडामेंटली याद रखना है कि ल्यूमिनस इंटेंसिटी किस चीज पर डिपेंड करता है। तो किसी गिवन मोनोक्रोमेटिक लाइट के फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन पर डिपेंड करता है, ये आपको याद रखना है। क्लियर है? यस। कोई दिक्कत किसी को? नो सर। अब मैं क्या नहीं बता रहा हूं वो फिर से बोल रहा हूं। मैं आपको यूनिट नहीं बता रहा कि एमकेएस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम, एसआई सिस्टम क्या होता है, ये सब मैं आपको नहीं बता रहा, आपको आता होगा। ठीक है? हाँ सर। दूसरा, फिर मैं आपको ये नहीं बता रहा हूं कि डिफरेंट यूनिट में कन्वर्जन क्या है, डेसीमीटर, हेक्टा, डेका, किलो, ये सब आपको आता होगा। हाँ नहीं सर। भी आता है तो बुक से पढ़ लीजिएगा। हाँ। तीसरा, नैनोमीटर 10⁻⁹ होता है, पिकोमीटर 10⁻⁻12 होता है, हाँ सर। किलो को 10⁻³ कहते हैं, मेगा को 10⁻6 कहते हैं, माइक्रो को 10⁻⁻6 कहते हैं। ये सारी चीजें हाँ बुक से पढ़ लेंगे, ये सब मुझे नहीं आता है। ओके सर। नहीं आता है का मतलब समझते हो ना? हाँ कोई सर। सेंस नहीं है ये सब बताने का, मतलब मेरे लिए यूनिट डायमेंशन में पढ़ा रहा हूँ यही बहुत है, ये सब का कोई सेंस नहीं है। ठीक है? हाँ सर। नेक्स्ट, डायमेंशनल एनालिसिस। तो अब जो मैं पढ़ाऊंगा यहां से आपको कॉपी करना है, और ये जो अभी पढ़ाया ये भी आपको कॉपी करना है, लेकिन घर जाके करना है। क्लियर है? हाँ सर। तो ये जो अब डायमेंशन पढ़ाऊंगा ये जेई पॉइंट ऑफ व्यू से जेई बोर्ड दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से यूजफुल भी है। एक आध क्वेश्चन पूछ भी देता है जेई मेंस में, और वो स्कोरिंग होता है, सब लोग सॉल्व करता भी है। ठीक है?
मोस्ट इजी एस्पेक्ट है। तो डायमेंशनल एनालिसिस अभी हम लोग सीखेंगे। क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर। तो अब ये डायमेंशन कहते किसको हैं पहले ये देखिए। तो जितनी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो मैंने आपको बताया, मास, लेंथ, टाइम, मोल, कैंडेला मतलब अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, लुमिनस इंटेंसिटी, टेम्परेचर और वो जो है क्या बोलते हैं केल्विन, एम्पियर, ये जितने फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, इन सारे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से मिलकर ही बाकी फिजिकल क्वांटिटी बनी है। तो इन सब को एक सिंबल दे दिया गया, उस सिंबल को हम लोग इनका डायमेंशन कहते हैं। तो बाकी जितने फिजिकल क्वांटिटी होंगे डिराइव, वो सारे फिजिकल क्वांटिटी भी इसी पर डिपेंड करेंगे। यस सर। तो इस पर डिपेंड करेंगे। तो इस पर कैसे डिपेंड करेंगे, वो जो इक्वेशन देगा उसी इक्वेशन को हम लोग डायमेंशनल इक्वेशन कहते हैं। तो डायमेंशन का डेफिनेशन कुछ ऐसा हो गया कि द डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर, मतलब क्या है अभी सिखा देता हूं, आर द पावर और एक्सपोनेंट टू विच बेस फिजिकल क्वांटिटी आर रेज्ड फॉर रिप्रेजेंटिंग दैट फिजिकल क्वांटिटी। सर समझा नहीं। हाँ नहीं समझो, अभी एग्जांपल दूंगा तब समझोगे ना, ऐसे कैसे समझोगे। तो ये हो गया डेफिनेशन। जो डेफिनेशन ऐसे इन जनरल कोई बहुत ज्यादा मीनिंग रखता नहीं है समझने के लिए, एग्जांपल से ही समझेंगे, अभी देता हूं। अब जितने फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हैं, जैसे मैंने कहा लेंथ, मास, टाइम, कैंडेला, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये सब, इन सब का सिंबल फिक्स है और बाकी फिजिकल क्वांटिटी को उसी पे हम लोग उसी के बेसिस पर डिफाइन करते हैं। जैसे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में लेंथ है, तो लेंथ फिक्स है। लेंथ का डायमेंशन होता है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कैपिटल एल, मास का स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कैपिटल एम, टाइम का स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कैपिटल टी, करंट का स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कैपिटल ए, टेम्परेचर का स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कैपिटल के, सिमिलरली ल्यूमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का। तो ये जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कोई भी टर्म है, ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है। तो ये जो डायमेंशनल फॉर्मूला है, ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला आपको फिक्स कर दिया गया है। ओके सर। ठीक है। बोली ना, क्या हुआ? लास्ट सेंटेंस क्या बोला आपने? मैंने बोला जितने फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं उन सब का सिंबल फिक्स कर दिया है, एल, एम, टी, ए, के, MOL, CD, ये सब फिक्स कर दिया गया है। बाकी जितने फिजिकल क्वांटिटी होंगे उसको मुझे इसी से रिप्रेजेंट करना है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि मैं ले लेता हूं स्पीड, ठीक है। तो स्पीड का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है, तो स्क्वायर ब्रैकेट में अगर मैंने स्पीड लिख दिया तो बाय डेफिनेशन स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। हाँ सर। मीटर पर सेकंड। तो मैं इसको लिख दिया डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम लिख दिया, तो डिस्टेंस तो लेंथ है, तो इसको ऐसे लिखेंगे, टाइम को ऐसे लिखेंगे, दोनों को मिला देंगे तो ये हो जाएगा L T⁻⁻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 ⁻
आइडियली, m रेज टू 0, l रेज टू 1 और t रेज टू -1। किसी भी डायमेंशनल फॉर्मूला में m, l और t जरूर आएगा। बाकी जो टेम्परेचर या कैंडेला या एम्पियर या मोल, ये सब अगर रहेगा तो आएगा, नहीं रहेगा तो नहीं आएगा, बट MLT जरूर रहेगा। अब आप डेफिनेशन पर आइए। डेफिनेशन क्या है कि ये बताता है पावर और एक्सपोनेंट टू विच
this physical quantity is related with fundamental physical quantity, ऐसा ही कुछ है। तो हाँ इस सर। डेफिनेशन का मीनिंग ये है कि ये मान लो वेलोसिटी का डेफिनेशन मुझे नहीं पता है या कुछ भी है स्पीड का, लेकिन ये फॉर्मूला देखकर, डायमेंशनल फॉर्मूला देखकर हम कह सकते हैं कि स्पीड इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, है ना। तो ये पता चल गया कि स्पीड इन तीनों फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से कैसे रिलेटेड है, है ना। तो डायमेंशनल फॉर्मूला यही रिलेशन बताता है। कोई डाउट किसी को? ठीक है, तो जस्ट आपको मैं देता हूं कुछ डायमेंशनल फॉर्मूला, आप मुझे निकाल के दिखाइए। सर थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करें ना। ठीक है, तो एक मिनट। पहली बात तो जहां से मैंने बोला डायमेंशन से लिखना है, तो पहले तो कॉपी कर लीजिए, आपको यहां से लिखना है। इससे पहले वाला भी लिखना है, बुक में जगह छोड़ दो, घर में लिखना। यहां से कॉपी कर लीजिए। आगे बढ़े। यस सर। ठीक है, तो जैसा मैंने कहा, कुछ बेसिक डेराइव फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन मुझे निकाल के दिखाइए। ये रहा आपके सामने। दिख रहा है सबको? हाँ सर।
जस्ट नंबरिंग कर रहा हूँ, आप लोग चालू हो जाइए। फर्स्ट एरिया, सेकेंड वॉल्यूम, थर्ड वेलोसिटी, फोर्थ मोमेंटम, फिफ्थ एक्सेलरेशन, सिक्स्थ फोर्स, सेवेंथ इम्पल्स, एट्थ वर्क, नाइन्थ एनर्जी, 10th पोटेंशियल एनर्जी और 11th पावर। सर इम्पल्स मतलब? मुझे नहीं आता ये सब, ये तो स्कूल में भी पढ़ा होगा। नहीं सर। सर फॉर्मूला नहीं पर नहीं सर ने बताया था। गधे, फोर्स इनटू टाइम। फोर्स इनटू टाइम इज इम्पल्स और इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। और नहीं तो याद कराता हूँ, स्कूल में आप लोगों को एक क्वेश्चन आता था कि क्रिकेट का बॉल कैच करते समय हाथ क्यों पीछे खींचते हैं, याद आ रहा है ऐसा कुछ? हाँ। अरे हाँ सर। हाँ, तो तुम लोग मुझे बुद्धू बनाता है, तुम लोगों को लगता है मैं तो स्कूल गया ही नहीं। हमने को बोला सर आप नहीं जाते, गए हो क्या? क्या वही चाहते क्या? क्या हुआ? क्या हुआ? फिर से सर बोल, फिर से बोल। नहीं सर कुछ नहीं सर। नहीं, क्या बोला? स्कूल नहीं गए? नहीं समझा मैं। रिकॉर्डिंग में सुनना सर। क्या बोल रहे हो? रिकॉर्डिंग में सुन लेना ऐसा बोला। यही काम बचा है मेरे पास, तुम्हें क्या लगता है मैं यही करूं? आज तक अपना कोई लेक्चर 5 मिनट भी नहीं देखा मैं। 2-2 घंटे पढ़ाते तो हो सर। हाँ, बट लेक्चर रिकॉर्डेड तो ना देखता हूँ, यही काम बचा है मेरे पास। सर एक ही चीज को आप 5-5 बार पढ़ाओगे तो क्यों देखने की जरूरत? क्या बोल रहे हैं? एक ही चीज को आप 5-5 बार पढ़ाओगे तो देखने की क्या जरूरत? वही कह रहा हूँ, ये तो नींद में भी ये तो उठता आप हूँ। देख ही सकते हो क्या बोला, ये तो आप देख सर ही ने सकते हो ऑलरेडी क्या पीएचडी बोला। कर रखी हो सब चीजों में। चलो जल्दी फटाफट सॉल्व वर्क के करो। लिए क्या रहेगा सर? सर बाकी सब हो गया। बकवास बाद में करेंगे, फटाफट कॉपी करो। फिर होगा सर। जल्दी सॉल्व कीजिए। सर होगा। सबका हो गया? बताऊं मैं? फटाफट सब लोग आंसर मिला लेना। एरिया मीटर स्क्वायर, तो मैं लिखूंगा m0 l स्क्वायर t0। ये पहला का आंसर हो गया, है ना? वॉल्यूम m0 l क्यूब t0 हो गया। यस सर। हाँ यस सर। वेलोसिटी अभी निकाल के बताया था, m0 l t⁻⁻1। यस सर। मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी होता है, तो इसी में m ऐड कर देना है, तो ml t⁻⁻1, है ना? बोलो। यस सर। हाँ सर। एक्सेलरेशन वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है, वेलोसिटी ऊपर दिख रहा है, उसमें टाइम डिवाइड कर देना है, तो t⁻²। हाँ हाँ सर। सर। फोर्स मास इनटू MLT एक्सेलरेशन होता है, तो इसी हाँ सर। एक्सेलरेशन में m को ऐड कर देना है। हाँ सर। T-2 इम्पल्स फोर्स इनटू टाइम होता है, तो इसी में टाइम को ऐड कर देना है। हाँ सर। वर्क
वर्क क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स है आपके पास, इसमें एल मल्टीप्लाई कर देंगे तो एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 हो गया। हाँ सर। पक्का? T-1 ना सर? मार मार के कचूमर बना अरे दूंगा। फोर्स है ना। एनर्जी और वर्क एक ही होता है। यस सर। तो इसका भी एम एल स्क्वायर टी रेज टू माइनस 2 ही लिख दूंगा। कोई भी एनर्जी हो वही होता है। यस सर। यस सर। तो पोटेंशियल का भी यही लिख दूंगा। बाद में तुम इस फॉर्मूला में पुट करके भी देखोगे वही आएगा। रेट ऑफ वर्क डन पावर होता है। हाँ सर। वर्क को टाइम से डिवाइड कर दूंगा तो पावर हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी रेज टू माइनस 3। 3। हाँ सर। हाँ सर। तो ये सारे आपके आंसर्स हो गए, है ना। अब देखो, एक चीज आपने गौर किया कि ये जो मैंने एग्जांपल दिया है इसमें वही फिजिकल क्वांटिटी यूज किया है जो आपको मालूम है। हाँ। अब इसमें मान लो मैं पूछ दूं स्टीफेंस कांस्टेंट का बताओ, नहीं बता पाओगे। प्लैंक कांस्टेंट का बताओ, नहीं बता पाओगे। इसी में मैं बोल दूं, मतलब इस तरह के कुछ वर्ड जोड़ दूं, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ स्पेस का बताओ, नहीं बता पाओगे। तो देखो आप बता वो पा रहे हो जिस फिजिकल क्वांटिटी का इक्वेशन कहीं ना कहीं आप पढ़े हो। हाँ सर। इसलिए मैंने शुरू में कहा कि जब आप पूरी फिजिक्स पढ़ लोगे ना तब आप ऑलमोस्ट सारे फिजिकल क्वांटिटी से एक्सपोज हो जाओगे कि किसका क्या डेफिनेशन है, किस इक्वेशन में यूज होता है। फिर सारे फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन एनालिसिस आप कर पाओ इजीली ना सर। जैसे अभी मैं पूछ दूं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या होता है, नहीं मालूम। सरफेस टेंशन का क्या होता है, नहीं मालूम। इतना हमने नहीं पढ़ा सर। इधर हमने नहीं पढ़ा सर। सर म्यू नॉट और अपना म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट को भी डायमेंशनल फॉर्मूला में लिख सकते हैं क्या? पूछ रहा हूं। हाँ लिखते हैं, वही तो मैं कह रहा हूँ, लिखते हैं लेकिन जब तक इक्वेशन नहीं मालूम है तब तक आप नहीं बता पाएंगे ना। हाँ सर। तो इसीलिए पूरी फिजिक्स पढ़ने के बाद इन चीजों का ज्यादा एप्लीकेशन होता है। हाँ, करते कैसे हैं वो हम लोग सीख लिए। ओके, हम लोग को है क्या, मतलब है अभी नहीं है ना, पर बाद में बोला ना, पूरी फिजिक्स पढ़ोगे तब हर चैप्टर में अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी मिलती जाएगी ना। ओके सर। यस सर। अच्छा यस। तो ये जो डायमेंशनल एनालिसिस है, इस डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करके हम लोग प्रॉब्लम में, हर टाइप के प्रॉब्लम में कैसे सॉल्व करते हैं ये धीरे धीरे सीखेंगे। तो जैसे इसका एक एप्लीकेशन है कि कोई भी इक्वेशन दिया हुआ है फिजिक्स का, तो वो इक्वेशन अप टू सम एक्सटेंट करेक्ट है या नहीं वो तो हम डायमेंशन से बता सकते हैं, है ना। डायमेंशन से बता सकते हैं मतलब अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी में मान लो टाइम का फॉर्मूला है तो वो डायमेंशनली टाइम को ही रिप्रेजेंट करना चाहिए। हाँ सर। लेकिन वो फिजिकल क्वांटिटी डायमेंशनली करेक्ट है इसका मतलब, सॉरी, वो इक्वेशन हमेशा करेक्ट होगा ऐसा भी नहीं है, लेकिन हाँ डायमेंशनली इनकरेक्ट है तो इनकरेक्ट होगा ये पक्का है। ये बात समझ रहे हो? हाँ सर। सो एवरी फिजिकल क्वांटिटी शुड बी डायमेंशनली बैलेंस्ड। मतलब समझाता हूं इसका, डायमेंशनली बैलेंस्ड, दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो ये सब बड़ी बड़ी बातें कहने में लगता है, ये कोई प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऐसा कुछ नहीं है, कॉमन सेंस है। कॉमन सेंस कैसा है देखो, ये सब छोड़ो, ऊपर जो लिखा है हटा उसको। कॉमन सेंस का मतलब है, मान लो कोई एक इक्वेशन है A इज इक्वल टू B प्लस C, कुछ भी लिख देते हैं, अपॉन D माइनस E, ऐसा कुछ लिख देते हैं, है ना। तो पहली बात, अगर मैं कहूं तुमसे कि 5 मैंगो में से 2 एप्पल सब्ट्रैक्ट कर दो, कोई मीनिंग है इसका? नहीं सर।
नहीं सर। या मैं कहूँ कि 5 मीटर पर सेकेंड में से 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन सब्ट्रैक्ट कर दो, कोई मीनिंग है इसका? नो सर। नहीं सर। मतलब किसी भी दो फिजिकल क्वांटिटी का एडिशन और सब्ट्रैक्शन तभी हो सकता है जब दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम हो। यस सर। हाँ सर। हाँ इसी को लॉ ऑफ डायमेंशनल होमोजेनिटी कहते हैं। तो यहाँ से हम ये लिख सकते हैं कि डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ डी और डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ई सेम होगा। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। दूसरा, a इज इक्वल टू बी प्लस ऐसा वैसा, मतलब a का डायमेंशनल फॉर्मूला जरूर b के डायमेंशनल फॉर्मूला के बराबर होगा। सर बी प्लस सी ना। अरे b तो प्लस सी सेम कैसे? रहेगा। हाँ दोनों बी का प्लस सेम रहेगा। हाँ सर सी समझा। बाई डी माइनस सी a का। का और a का और b का सेम रहेगा और b का उतना ही रहेगा जितना कि c अपॉन आइदर D d minus और C। e, दोनों में से कोई एक ले लो, एक ही बात है। हाँ सर। तो ये दोनों एग्जाम्पल कॉमन सेंस जो है, इसी कॉमन सेंस को हम लोग लॉ ऑफ डायमेंशनल होमोजेनिटी कहते हैं। यस सर। समझ आया? हाँ सर। यस सर। तो इस लॉ ऑफ डायमेंशनल होमोजेनिटी से, जैसे मान लो मैं चेक करूं ए का डायमेंशन और बी का इक्वल नहीं आया, तो इसका मतलब ये इक्वेशन गलत है। यस सर। या मतलब किसी इक्वेशन के करेक्टनेस को चेक कर सकते हैं, लेकिन इक्वेशन में कुछ कांस्टेंट का टर्म भी मल्टीप्लाई डिवाइड में आ सकता है, वो तो डायमेंशन से चेक होगा नहीं। इसलिए लिखा हुआ है कि डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन मे और मे नॉट बी फिजिकली करेक्ट, बट डायमेंशनली इनकरेक्ट इक्वेशन हमेशा फिजिकली इनकरेक्ट होगा, ये पक्का है। ओके सर। ये बात समझे आप? यस सर। यस। बट डायमेंशनली इनकरेक्ट इक्वेशन विल ऑलवेज ये बी करेक्ट। हमेशा इनकरेक्ट होगा, ये पक्का है। हाँ सर। ठीक है, तो ये लॉ ऑफ डायमेंशनल होमोजेनिटी से यहाँ तक से जरा कॉपी कर लीजिए, फिर इसको समझने के लिए 2-3 क्वेश्चन कराता हूँ। अरे वो ऊपर से ना टू चेक द डायमेंशन डायरेक्शन। हाँ, सर वो रेड में क्या लिखा है आपने? बट डायमेंशनली इनकरेक्ट इक्वेशन इज ऑलवेज रॉन्ग।
आगे बढ़ो। सर एक सेकेंड। हाँ सर। अब इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड 2-3 क्वेश्चन कीजिए। क्वेश्चन दे रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 1 इसको कीजिए। थोड़े हाँ है ना, दिख रहा है सबको? क्वेश्चन दिख रहा है आप लोगों को बेटा? यस सर, यस सर। तो क्वेश्चन नंबर 1 इसको कीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में इसको कीजिए। फर्स्ट वाला करेक्ट है सर। ये सब प्रिंसिपल ऑफ डायमेंशनल होमोजेनिटी पे बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 इसको कीजिए। सर फर्स्ट वाला करेक्ट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 इसको कीजिए। जल्दी से ये तीनों कोशिश कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं।
सर हो गए। हो गया। हो गया तीनों या मैं कुछ बताऊं? थर्ड वाला बनाओ। फर्स्ट और सेकंड में कोई दिक्कत नहीं है? नो सर। नो सर। अच्छा, नहीं तो सर, समझा कैसे करने का। फर्स्ट इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। सर कैसे फाइंड आउट, क्या सर? लेंथ मीटर में और जी जो है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो मीटर मीटर कट हो जाएगा, सेकंड स्क्वायर का सेकंड बाहर आ जाएगा। ओके, समझ गया? हाँ सर। सेकंड मैं यहाँ लिखते भी चलता हूँ, भरोसा नहीं है भाई तुम लोगों का, कहोगे सर ने बताया नहीं। यहाँ पर देखो, लॉ ऑफ डायमेंशनल होमोजेनिटी से डी और टी सेम होना चाहिए। हाँ सर। तो डी का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया m0 l0t, हो गया? हाँ सर। हाँ सर। बी और ए का सेम होना चाहिए। हाँ सर। तो ए का हो M0 गया L0T। m0 l t minus 1। हाँ सर। हाँ सर। b इंटू टी मिलाकर v होना चाहिए, तो b का वही होगा जो v अपॉन t का होगा। हाँ सर। -2। तो b का हो जाएगा m0 l t minus 2। हाँ सर। हाँ सर। पक्का? हाँ सर। c अपॉन टाइम का v होना चाहिए। हाँ सर। M0 L। t का क्या होगा? v M0 इंटू L। M0 L। M0 t होगा। हाँ सर। सिर्फ L। b इंटू टी, so m0 L और T0। T0। हाँ सर। फर्स्ट और सेकंड में कोई दिक्कत नहीं। नहीं सर। नो सर। थर्ड देखो, थर्ड थोड़ा समझने वाला है, बता देता हूँ। सर सी वाले में T6 कैसे है, एक बार बता दो ना। अरे ये ऊपर वाला C है,
हाँ सर। नीचे वाला t है, हाँ तो c अपॉन t मिलके v के बराबर होना चाहिए डायमेंशनली। हाँ सर। तो c अपॉन t v होगा, तो c क्या होगा, v इंटू t। हाँ सर। तो स्पीड इंटू टाइम डिस्टेंस, हाँ सर। मतलब l, हाँ सर। मतलब m0 l t0। हाँ सर। ओके। ठीक है। हाँ सर। ये देखिए, क्वेश्चन में कहता है कि जो फ्रीक्वेंसी है, ये फ्रीक्वेंसी डिपेंड करता है तीन चीजों पर, फोर्स पे एक फोर्स, दूसरा लेंथ और और तीसरा मास। मास पर यूनिट लेंथ। तो मैं अपने मन से मान लेता हूं कि F इज सम कांस्टेंट, मुझे नहीं पता कांस्टेंट कुछ भी हो, इनटू फोर्स का पावर A, लेंथ का पावर B और मास मास पर का यूनिट पावर। लेंथ का पावर C। अपने मन से मान लिया। हाँ सर। तो हम कह सकते हैं कि डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर फ्रीक्वेंसी will be equal to dimensional formula of force to the power A into dimensional formula of length to the power B into dimensional formula of mass per unit length to the power C। लीनियर मास डेंसिटी। हाँ सर। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 1 अपॉन टाइम पीरियड। हाँ सर। तो इसको मैं लिखूंगा m0 l0 t raised to -1। फोर्स को लिखूंगा ml t raised to माइनस मीटर पर सेकेंड स्क्वायर t raised to -2 होल टू द पावर a। हाँ सर। इसको लिखूंगा l टू द पावर b। हाँ। और ये मास पर यूनिट लेंथ, मतलब m l raised to -1 टू द पावर c होगा। हाँ सर। हाँ सर। m टू द पावर a प्लस c दिख रहा है। हाँ सर। l टू द पावर a प्लस b माइनस c दिख रहा है। हाँ सर। t टू द पावर -2a माइनस c दिख रहा है। हाँ सर। c नहीं, माइनस कैसे, हाँ हाँ करता है, t तो है नहीं। नहीं सर, केवल -2 है। -2 ना। हाँ सिर्फ -2 दिख रहा है। हाँ सर। अब अगर दोनों ओर कंपेयर करेंगे तो मुझे मिल जाएगा a प्लस c इज 0, A is equal to -c। a प्लस b माइनस c इज इक्वल टू 0 हाँ सर। एंड -2a -2a इज इक्वल is टू equal to -1। -1। तो यहाँ से मिल गया मुझे a इज इक्वल टू 1/2 हाँ और a 1/2 हो गया, मतलब c -1/2 -1/2। हाँ सर। और a प्लस 1/2 c -1/2 -1। मतलब b -1। हाँ सर। तो ये मुझे मिल गया। ये अगर मुझे मिल गया, इसका मतलब है मेरे लिए फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी f इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू फोर्स टू द पावर, फोर्स मतलब हो गया ए था तो हाफ √f इनटू लेंथ टू द पावर -1 इनटू म्यू टू द पावर -12। तो फ्रीक्वेंसी f इज सम कांस्टेंट अपॉन लेंथ √f बाय म्यू। ऐसा कुछ आ गया। हाँ सर। आया समझ में सबको। हाँ सर। हाँ सर। सर म्यू इसमें लीनियर मास डेंसिटी आएगा ना। क्वेश्चन में लिखा है म्यू क्या है। हाँ मास पर यूनिट लेंथ है। हाँ लीनियर मास डेंसिटी।
आगे बढ़ूं? हाँ सर। एक सिमिलर क्वेश्चन करो। एक सिमिलर क्वेश्चन, क्योंकि थर्ड आपने पूछा मेरे से, तो मैं चाहता हूं थर्ड के जैसा एक और क्वेश्चन आपको दे दूं। ये कीजिए क्वेश्चन नंबर 4। कोशिश कीजिए। सर आंसर होगा क्या? क्या बोल रहे हो बेटा? सर आंसर आंसर पूछा है मैंने। नहीं सर, एक सेकंड, शायद से गलत मेरे को लगा ए होगा सर, ए बी पी, लेकिन ए बी। सर ए बी स्क्वायर तो होगा ना? बी ऑप्शन होगा सर। हाँ हाँ। कर लिया सबने अटेम्प्ट? हाँ सर एक मिनट कर रहा हूँ सर, एक सेकंड। सर ऑप्शन सी आया है। बी। सर बी आया। हाँ बी आएगा। फोर्स इज इक्वल टू, अपने मन से मान लेते हैं, एरिया टू द पावर x, वेलोसिटी टू द पावर y और डेंसिटी टू द पावर z। तो यही x y z ढूंढना है मुझे। हाँ सर। तो फोर्स को लिखेंगे m M l L t माइनस minus 2 हाँ सर। एरिया l स्क्वायर, तो l टू हाँ द पावर सर। 2x, हाँ सर। वेलोसिटी l t रेज टू माइनस 1 टू द पावर y, हाँ सर। डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम, दैट इज M m l L रेज टू माइनस 3 टू द पावर z। Z। हाँ तो यहाँ सर। से मुझे मिल गया m टू द पावर z, l टू द पावर 2x प्लस y प्लस Y माइनस माइनस 3z 3Z। और t टू द पावर माइनस y। हाँ सर। होगा?
हाँ सर, हाँ सर। तो यहाँ से हम कंपेयर कर दें अगर, तो मुझे क्या क्या मिलेगा? z इज y इक्वल टू का 2 1 ऐसे आएगा। ही मिल गया, हाँ y सर, इज इक्वल टू 2 2। ऐसे ही मिल गया, हाँ सर, और 2x प्लस वाई माइनस 3z ये 1 हो गया। तो यहाँ से मुझे x क्या मिल गया? 1 y और z पुट कर देंगे तो 1 मिलेगा ना सर। 1 तो f क्या हो गया? x 1 है तो a, y 2 है तो v स्क्वायर, और z 1 है तो इंटू रो। ये हमारा आंसर होगा। बी ऑप्शन। समझा सब लोगों ने? हाँ यस सर। है ना ये फर्जी सा कॉमन सेंस चैप्टर? हाँ सर। हाँ सर। चलिए, मुझे आता नहीं ये सब फालतू चीजें। आगे बढ़े? हाँ सर। चलो कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। एक ये कीजिए, सर फर्स्ट का सी। जैसे सिंपल आता है। क्वेश्चन नंबर 2 अभी तो किया सर। बेसिस पे इसका क्वेश्चन नंबर कितना था बेटा? क्या नंबरिंग चल रहा था मुझे नहीं पता। फोर्थ वन, फिफ्थ वन। हाँ उससे हाँ, पहले भी कुछ दिया था। जो भी है नंबर अपना समझते चलो। ये हो गया 5th, ये हो गया 6th, कुछ और देता हूँ। सर हो गया। वेरी गुड। सर थोड़ा ऊपर करो, 6th वाला दिखाना सर। सब दिखाता हूँ, 2 मिनट। देखो, इसके बाद ये हो गया 7th, ये हो गया 8th, ये हो गया 9th। कोशिश कीजिए, सॉल्व कीजिए। सर 9th का सी है। सर 6th का भी सी है। हम पूरा सॉल्व कर लो, एक ही बार सब बता दूंगा मैं। सर 6th का सी है। सब बताता हूँ, कॉपी तो कर लो, पहले सॉल्व तो कर लो।
फिर 7th क्वेश्चन में e रेश टू क्या है? माइनस अल्फा टी। सबने अटेम्प्ट कर लिया? हाँ सर। एक एक करके बताऊं? हाँ सर 7 से बताओ सर। हाँ सर। चलो पहले तो 5th में देखो, A and B are two different dimension है A और B का, लिखा है ना, having different dimension। तो different dimension है तो add subtract तो हो नहीं सकता। हाँ सर। दो होगा सर। यहाँ पर e raised to a by b है, तो e तो कोई कांस्टेंट है ना। हाँ हाँ सर। तो किसी कांस्टेंट के पावर का कोई डायमेंशन हो नहीं सकता। हाँ सर। बट a अपॉन b का तो डायमेंशन होगा। हाँ सर। सर ऑप्शन सी। तो इसका मतलब d होना नहीं चाहिए, a अपॉन b इसका डायमेंशन होगा, तो ऑप्शन सी। यस सर। सबको समझ आया? हाँ सर। यस सर। 6th, अभी लॉ ऑफ डायमेंशनल होमोजेनिटी में मैंने सिखाया था कि T और C का सेम डायमेंशन होगा। हाँ सर। तो C का T हो जाएगा। T हो जाएगा। हाँ हाँ। तो यहीं से मुझे ये आंसर दिख रहा है, बाकी चेक भी क्यों करूं? यस। बट अगर चाहिए तो चेक कर लेते हैं। V इक्वल टू A इंटू टी, तो v by t is V equal to वेलोसिटी है तो A क्या होगा? V इंटू टी, वेलोसिटी इंटू टाइम, डिस्प्लेसमेंट, तो A का L होना चाहिए। हाँ सर। नहीं सॉरी, नहीं सर v by t ना सर। V by t मतलब एक्सेलरेशन, मतलब L t रेज टू -2 ये होना हाँ चाहिए। सर। LT-2 b का vt होना B चाहिए। इंटू टी, B होना चाहिए, दैट इज L होना चाहिए। हाँ सर। तो 6th में कोई दिक्कत किसी को? नो सर। पक्का? पक्का सर। पक्का। 7th, अगेन अल्फा इंटू टी, तो अल्फा पॉसिबल नहीं इंटू है। टी कांस्टेंट होगा, तो अल्फा का t रेज टू -1 होगा। हाँ सर, पर सर पॉसिबल नहीं है ना सर, तभी तो क्या टू एक्स है ना, तो सर वो कांस्टेंट होगा, कुछ भी हो जाए का वैल्यू कंसीडर नहीं करेगा। हाँ मतलब अल्फा का t रेज टू -1 होना चाहिए फिर तो। हाँ सर। तो ये दोनों गया, ये दोनों में t रेज टू -1 है अभी। अब 1 कांस्टेंट है तो ये पूरा कांस्टेंट है। हाँ। तो v0 का डायमेंशन मेरा x इंटू टी, x इंटू अल्फा के डायमेंशन के बराबर होगा। हाँ सर। हाँ सर। तो x का मीटर और अल्फा का t रेज टू -1, तो x का हो गया L इंटू टी रेज टू -1। यस सर। सर x टाइम है ना? x टाइम है, देखो तो क्या लिखा है। अच्छा पोजीशन, यस यस, L हो जाएगा। हाँ सर। पक्का? पक्का सर। 8th में आइए। सर 7th में अल्फा का वही बात एक्सप्लेन कीजिए ना फिर। e रेज टू माइनस अल्फा टी। हाँ सर। तो e एक कांस्टेंट नंबर है। यस सर। कांस्टेंट नंबर का पावर
वो यूनिट तो होगा नहीं, डायमेंशनलेस क्वांटिटी होना चाहिए। यस सर। मतलब अल्फा इंटू टी डायमेंशनलेस होना चाहिए। हाँ मतलब अल्फा का 1/t के बराबर होगा। हाँ सर समझ गया। यस सर। एट्थ में भी ऐसा ही है, P इज इक्वल टू P नॉट इंटू ई रेज टू माइनस अल्फा टी स्क्वायर। तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ अल्फा क्या होगा, 1/t स्क्वायर के बराबर। यस सर। सर इधर किधर है सर? t रेज टू -2 के बराबर। एक्सपोनेंट इनटू। हाँ, exp का यही मतलब होता है। ठीक है। हाँ सर। क्वेश्चन नंबर 9 कि ये डायमेंशनल फॉर्मूला किसका है। तो वर्क डन अभी बताया था, फोर्स इनटू लेंथ। हाँ सर। दैट इज ml t रेज टू -2 फोर्स इनटू लेंथ, तो ml2 हो जाएगा। यस यस सर। तो नहीं मैच किया तो ए आंसर नहीं होगा। लीनियर मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी, दैट इज ml t रेज टू -1, तो ये भी नहीं होगा, है ना। हाँ। प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स बाय एल स्क्वायर। तो फोर्स होता है ml t रेज टू -2 अपॉन एरिया, दैट इज l स्क्वायर। हाँ सर ये हो जाएगा। हाँ सर ये होगा। तो ml रेज टू -1 t रेज टू -2, तो ये होगा। हाँ सर। डी, अभी डी चेक कर लेते हैं। डी है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। हाँ सर। एनर्जी इज इक्वल तो एनर्जी और वर्क सेम होता है। हाँ, में तो वर्क निकाला था, तो ml स्क्वायर t रेज टू -2 वॉल्यूम का l क्यूब। हाँ सर ये भी होगा। तो ये भी होगा सर। तो इसके दो आंसर होंगे सी एंड डी। सर ये थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करो ना। आया समझ में? हाँ सर। यस सर। कॉपी कर लीजिए जल्दी। सर ये बस 11th क्वेश्चन दिखाइए ना। थैंक यू सर। सर तो 9th वाले में 2 आंसर्स आएंगे ना? हाँ 2 आंसर्स आएंगे। हो गया सबका? यस सर। चलिए भाग जाइए। सर इंटीग्रेशन के असाइनमेंट के डाउट्स कभी करेंगे? लेक्चर में नेक्स्ट क्लास। अभी यूनिट डायमेंशन खत्म करने के बाद वापस इंटीग्रेशन के चैप्टर में आएंगे, ठीक है? हाँ सर। थैंक यू सर। बाय सर। थैंक यू सर। हैव अ नाइस डे सर। थैंक यू सर। बाय सर। सर असाइनमेंट भेजने वाले हो? किसका? इस पे यूनिट डायमेंशन का बुकलेट है आप लोगों के पास? नहीं सर। नहीं सर। नहीं है? नहीं है। ठीक है मैं भेज दूंगा। ओके सर। बाय थैंक यू सर। बाय सर। थैंक यू सर। बाय सर। लेक्चर नोट्स भी भेजेंगे ना? हाँ हाँ रोज भेजता हूँ, क्यों नहीं भेजूंगा बेटा।
चलिए बाय। बाय बाय सर। सर हाँ बोलो बोलो। सर यूनिट्स एंड मेजरमेंट में सर एरर्स इन मेजरमेंट भी एक टॉपिक होता है सर, तो वो हाँ कब हाँ पढ़ा- होता है, पढ़ाऊंगा, मैं बोल रहा हूँ ना खत्म करेंगे चैप्टर, क्यों घबरा रहे हो? सर बट नेक्स्ट मंडे हमारा टेस्ट है, तो उसके बाद मतलब नेक्स्ट मंडे को हमारा टेस्ट है। वो सब मुझे नहीं पता, जब तुम्हारा टेस्ट जब भी हो मैं इसके बाद पढ़ाऊंगा। अच्छा ओके सर। स्कूल के लेक्चर चल ही रहे हैं ना? हाँ सर। तो फिर स्कूल में भी पढ़ाया ही होगा ना? हाँ सर। तो फिर स्कूल में जो पढ़ाया है वही पूछेगा। ओके सर। मैं कितना भी बढ़िया पढ़ा दूं ये सब कुछ ना पूछेगा। ओके सर, बाय सर, थैंक यू सर। बाय। बाय सर, थैंक यू सर।